Hello bachcho, let's read the question first. In evolution, the studies can be made at molecular level. For example, the proteins present in the blood of men and ape are similar. The base sequence in nucleic acids and amino acid sequences in proteins of related organism is alike. These are the examples which are specifically referred to in. इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे बच्चों, अपने कुछ की कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। ये की कंसेप्ट का रिवीजन हमें इन 4 गिवन ऑप्शंस के जो टर्म हैं उन्हें समझने में मदद करेगा। तो जो फर्स्ट वर्ड हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं वो है हमारे होमोलोगस एंड एनालॉगस। इन वर्ड्स का जो मतलब होता है बच्चों, अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इन्वोल्यूशन में मैंने कहाँ यूज करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस ऑर्गन्स को हम तब स्टडी करते हैं बच्चों जब हम किसी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को हम या स्पीशीज को हम जो है इवोल्यूशन में स्टडी कर रहे हों। और एनालॉगस कब करते हैं, जब हम डिस्टिंक्टली रिलेटेड आपके जो स्पीशीज होती हैं उनको हम स्टडी कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल आपके पास होमोलोगस में है ह्यूमंस एंड एप्स, और आपके पास एनालॉगस में क्या है, शार्क्स एंड डॉल्फिन्स। तो शार्क्स एंड डॉल्फिन्स आपको पता है कि ये क्या है, डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीशीज हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं, जबकि जो ह्यूमंस एंड एप्स हैं ये आपकी क्या आती हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर आती हैं। यही हमारी नेक्स्ट टर्म का रिवीजन होता है बच्चों, जो कि हमारे पास है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड योर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पे स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन यहाँ पे क्या करता है, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है। जब भी कोई एनालॉगस स्ट्रक्चर की स्टडी आती है तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से रिलेटेड होती है। सेकेंडली हम ये रिवाइज कर चुके हैं कि एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्टली रिलेटेड जो आपकी स्पीशीज हैं उनके अंदर स्टडी की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है शार्क एंड डॉल्फिन। शार्क और डॉल्फिन का मैं समझना चाहती हूँ कि इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब मैंने यहाँ पे जो कंसिडरेशन में इनका ऑर्गन लेके आया, एनालॉगस स्ट्रक्चर लेके आया, वो है फिन। दोनों के केस में फिन क्या काम करता है बच्चों, स्विमिंग का। अब ये जो स्विमिंग है ये किसकी वजह से अराइज हुई है, यहाँ पे इनके निशे की वजह से, इनके इन्वायरमेंट की वजह से। कैसा है इनका इन्वायरमेंट बच्चों, आपका ये वाटर में रहते हैं जहां इन्हें स्विम करने की जरूरत होती है। तो जहां पे भी आपका कोई कॉमन जो होता है फंक्शन अराइज करता है, किसकी वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टर, बिकॉज ऑफ योर निशे या बिकॉज ऑफ योर एनवायरमेंट, तो उस एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जबकि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो होता है बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के केस में आपके हम होमोलोगस जो आपके ऑर्गन्स होते हैं हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे स्टडी की जाती है। और अगर होमोलोगस स्ट्रक्चर की स्टडी करी जाती है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोजली रिलेटेड हम यहाँ पे स्पीशीज की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बच्चे यहाँ पे लेके चलते हैं ह्यूमन एंड एप, जैसे आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो ह्यूमन और एप के केस में हम यहाँ पे लेके चलते हैं ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड जो ग्रुपिंग होती है दोनों के केस में कैसी होती है, आपकी एबीओ टाइप। एबीओ टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है। अब ये जो ब्लड ग्रुपिंग एबीओ टाइप ह्यूमन एंड एप में पाई जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर कॉमन एंसेस्टर। जब भी आपकी कोई सिमिलैरिटी अराइज करती है, सिमिलैरिटी अराइज करती है आपकी बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्टर, तो उस एवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। जो लास्ट टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं दैट इज योर होमोप्लास्टिक अपीयरेंस। होमोप्लास्टिक अपीयरेंस क्या होती है बच्चों, होमोप्लास्टिक अपीयरेंस के केस में भी हम यहाँ पे एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, बट फॉर अनरिलेटेड स्पीशीज। अनरिलेटेड स्पीशीज, तो अगर आप अनरिलेटेड स्पीशीज के बीच में कभी भी एवोल्यूशन को स्टडी करना चाहते हो, उनके होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करोगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी होमोप्लास्टिक अपीयरेंस। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस जाते हैं बच्चों, और अब हम वन बाय वन क्या करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे और देखेंगे कि कौन सा जो ऑप्शन है वो हमारा सुइटेबल आंसर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं वो मेन एंड एप की कर रहे हैं। द फर्स्ट आपका ऑप्शन कहता है कि ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है।
ये ऑप्शन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हम पढ़ चुके हैं कि ये डिस्टिंक्टली रिलेटेड स्पीशीज की बात कर रहा है, जबकि क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि मैन एंड एप जो है वो सिमिलर है, तो मतलब एंड दे आर रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। तो जो आपका कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है उस हिसाब से एक गलत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास आती है मॉलिक्यूलर एनालॉगी। मॉलिक्यूलर का यहाँ पे मतलब होता है आपका मॉलिक्यूलर लेवल, जैसे वो आपका यहाँ पे अमीनो एसिड सीक्वेंसेस या न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस की बात कर रहा है, बट कैसी बात कर रहा है? एनालॉगी की। और एनालॉगी हम फिर बार बार ही बच्चों पढ़ चुके हैं कि वो कहाँ काम आती है? डिस्टेंट रिलेटेड स्पीशीज की स्टडी में काम आती है। जबकि फिर मैं बता रही हूँ कि मैन एंड एप कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं, और ये कैसे हैं? रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं। थर्ड हमारा ऑप्शन है बच्चों मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। मॉलिक्यूलर होमोलॉगी ही यहाँ पे इसका मोस्ट सुइटेबल आंसर है, बेस्ट आंसर है, क्योंकि मॉलिक्यूलर होमोलॉगी किस में स्टडी की जाती है? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के अंदर, और मेन एंड एप कैसे हैं? क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। तो इसीलिए आपका जो आंसर बनता है वो यहाँ पे क्या है? थर्ड, मॉलिक्यूलर होमोलॉगी। फिर भी हम फोर्थ क्वेश्चन आपके ऑप्शन को रीड करते हैं। होमोप्लास्टिक अपीयरेंस। होमोप्लास्टिक अपीयरेंस को भी हम रिवाइज कर चुके हैं बच्चों की होमोप्लास्टिक अपीयरेंस क्या होता है? एनालॉगस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है इन केस ऑफ अनरिलेटेड स्पीशीज। लेकिन यहाँ पे हम बार बार इस चीज को रिवाइज कर चुके हैं कि मेन एंड एप कैसी हैं? एक सिमिलर स्पीशीज हैं और वो रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, तो होमोप्लास्टिक अपीयरेंस भी इसका क्या हो जाता है? एक रॉन्ग आंसर हो जाता है। So the final option for this answer is option number 3, which is your molecular homology. Hope you have understood this question well, बच्चों. Best of luck.